नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अब अंतिम चरण का मतदान हो चुका है और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। 7 चरणों के मतदान के बाद सुशील दुबे सर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब बस 4 जून का इंतजार है। लेकिन 7वें चरण में इन 13 सीटों पर क्या समीकरण बैठ रहा है, इन 13 सीटों पर कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन की धमक है या फिर एनडीए आगे बढ़ रहा है, इसको जानने और समझने के लिए सुशील सर से बात करेंगे। सुशील दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। सुशील सर, सबसे पहले हम सीटों पर तो आएंगे, लेकिन अब इन 7 चरणों के बाद बड़े कैनवास पर अगर हम देखें तो बड़ी तस्वीर क्या निकल कर आ रही है? आपका आकलन अब 7 चरणों के बाद क्या कह रहा है? अनुज जी, जी देश को बधाई, आपको साधुवाद कि मस्जिद से शुरू होते होते चुनाव जो है 7वां इस देश का 24 वाला चुनाव है। जी मस्जिद, मदरसा, मटन, मंगलसूत्र, पता नहीं क्या क्या होते होते अभी मुजरे पर आ गया। ये 7वां चुनाव चरण जो है मुजरे पर, क्या हमारे पीएम ने क्या ज्ञान दिया है मुजरे पर, और वो भी गुस्से में दिया है। वो वाला बोलते कि एक है ना संतों में कहावत, राम झरोका बैठ के सबका मुद्रा ले, वो एक बड़ा बहुत आत्मिक कहावत होती थी। मुद्रा शब्द अलग रूप में आया, लेकिन इनका मुद्रा शब्द दूसरे रूप में आया। दूसरा, इन्होंने बताइए कितना बड़ा ज्ञान दे दिया नेहरू गांधी जी पे कि गांधी पिक्चर न बनी होती वाली, रिचर्ड एटनबरो वाली, तो ये कौन जानता था इनको। तो ऐसे तो गोधरा कांड ना हुआ था तो कैसे माननीय मोदी जी को कौन जानता। तो ये अब ये यहाँ तक ये चरण में है, ये इस चरण में होते और अंत में और गुस्से में, पता नहीं क्यों गुस्से में थे। या तो इस बात के गुस्से में थे कि वो पुनः पीएम बन रहे हैं, कि वो सातों विपक्ष को कहा ना आखिरी उस रैली में कि मेरे पास एक एक चीज का हिसाब है, 7 पुस्तकों का मैं हिसाब रखता हूँ, क्या है इस टाइप से। तो करते करते खैर अब वो चुनाव खत्म, नमस्कार, हो गया। अब देखो अनुज, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, और 2 चरण के बाद तो सबने कहना शुरू कर दिया था कि चुनाव जनता लड़ रही है। सत्ता पक्ष वाले थोड़ी देर तक तो वो थे मोदी मोदी मोदी, लेकिन वो भी कहने लगे जनता लड़ रही है। और इधर तो दोनों शहजादे और सब तो कह रहे थे जनता ही चुनाव लड़ रही है, जनता ही लड़ रही है। और ये बात सच है कि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता नहीं चुनाव लड़ दिया चुनाव, ये बिल्कुल लड़ दिया। अभी रिजल्ट आ जाएगा थोड़ी देर में। तो मुझे लगता है कि अब ये प्रतिष्ठा और ये चुनाव जनता का, कि नेताओं की प्रतिष्ठा तो हो गई, देख ली, सबने देख लिया और अच्छे अच्छे डायलॉग देख लिए। हम 10 साल के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नहीं बता पाए कि हमारे विजन क्या है, हम 40 साल तक करेंगे, जब भी करेंगे। अगर हम भगवान हैं, बकौल नड्डा, बकौल चंपत राय, बकौल और तमाम लोगों के, तो हम भगवान का भी एक विजन होता है। तो मुझे लगता है कि अब ये भगवान, जनता अपने आप में भगवान मान ली अपने आप को, और उसका विजन सामने आने वाला है। बिल्कुल सर। आ जाते हैं सर सीटों पर। सबसे पहले सर बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण सीट की, वाराणसी की ही बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां सर मैदान में है। इंडिया गठबंधन की तरफ से राय साहब है, अजय राय साहब है, अतहर जमाल साहब बीएसपी से हैं। तो वाराणसी की सीट क्या कहती है सर इस बार? देखिए अनुज, भले क्योटो बना हो ना बना हो, भले ही गंगा से लेके काशी विश्वनाथ तक लाल कालीन बिछ गया हो, भले ही चप्पे चप्पे कर पुलिस आ गई हो, भले ही सारा सिस्टम गुजरात के व्यापारियों ने हैक कर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं और वो जीत गए। काशी उनके नाम तीसरा हो गया। उसमें सर कोई दो राय नहीं है, वो तो वो हर नहीं कोई है। कह रहा है। अब 6 लाख से ऊपर जीते थे पिछला चुनाव, अब अगर उससे कम, उससे ज्यादा जाता है तब तो ठीक है, और अगर थोड़ा भी कम होता है तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क तो लग ही जाएगा भगवान पे, और क्वेश्चन मार्क ऊपर नीचे जो भी हो, लेकिन ये तो तय है, ये तो पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री निकाल देंगे सीट। सर इंटरेस्टिंग सीट है अगली सीट, जो है बहुत रोचक सीट है, मिर्जापुर लोकसभा सीट। अनुप्रिया पटेल की ये सीट है सर, और रमेश चंद्र बिंद इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, और ब्राह्मण उम्मीदवार मनीष तिवारी को बहुजन समाज पार्टी ने उतार दिया है। तो मिर्जापुर सीट क्या इस बार फंसी है या फिर कंफर्टेबल जोन में है? हैट्रिक लगाएंगी यहाँ पर अनुप्रिया पटेल, क्या लग रहा है सर आपको? यहाँ पर बीएसपी के तिवारी जी हैं, बिन साहब तो हैं ही हैं, और ये पटेल दलित कुर्मी सीट है जी। अनुप्रिया जी केंद्रीय मंत्री भी हैं और
MP भी हैं जी। मुझे लगता है ये 1 to 1 सीट में अपर हैंड अनुप्रिया पटेल का है। अच्छा। एज उनको मिलेगा और मुझे लगता है कि ये निकाल लेंगी सीट। अनुप्रिया पटेल ठीक चुनाव लड़ रही हैं और वो सीट निकाल सकती है, ऐसा आप कह रहे हैं। ठीक है सर, घोसी आ जाते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है सर। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है और राजीव राय भूमियार समाज से आते हैं। राजीव राय जो है वो सपा से हैं और सबसे बड़ी बात है सर, यहाँ पर चौहान साहब को उतार दिया, बालकृष्ण चौहान को बीएसपी ने, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं। तो क्या यहाँ पर 1 to 1 की फाइट है या फिर त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है? ये सीट कौन निकाल सकता है सर? मुस्लिम दलित बहुल सीट है। अतुल राय थे यहाँ पर, वो फिलहाल कारागार में है जी। और यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के पुत्र हैं और आपके राजीव राय। मुझे लगता है कि जो स्थितियां बनी है यहाँ पर तीनों का यहाँ चुनाव तीनों में है। यहाँ पर भाजपा को हम वो करते थे लेकिन यहाँ पर है, और इस तीनों में, इन तीनों के चुनाव में राजीव राय अपर हैंड है। राजीव राय अपर हैंड है, जबकि वहां पर नाराज राय और पता नहीं कौन कौन सी जो तमाम उलटफेर हुए हैं, चाणक्य ने किए हैं, सब बातें हुई हैं। लेकिन वो देखिए कल्पनाथ राय की सीट पे उनकी पत्नी ने, सुधा राय ने कहा कि राजीव राय। तो मुझे लगता है कि जो परसेप्शन आ रहा है सामने, जो माहौल दिख रहा है यार, जो हम लोग अभी तक समझे बूझे हैं, और ये आखिरी सीट है, बहुत मेहनत करनी पड़ी इन लोगों को। ये तो बिल्कुल, ये लोग तो टूट गए होंगे चाहे लड़ते लड़ते। मुझे लगता है अपर हैंड और एज जो है वो राजीव राय पर है। सर दारा सिंह चौहान का भी इफेक्ट है यहाँ पर, एके शर्मा का भी। हाँ, मैंने इसीलिए ये नहीं कहा कि वो पर वो तीनों है, यहाँ पर है, भाजपा का भी वोट बैंक है। हाँ। तो मुझे लेकिन राजीव राय अपर हैंड है यहाँ। राजीव राय, ठीक है सर। सर बलिया लोकसभा सीट पर आ जाते हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर, उनके बेटे नीरज शेखर चुनावी मैदान में है, बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। सनातन पांडे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी ने यादव कैंडिडेट उतारा है, ललन सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। तो इसको कैसे देखा जाए सर, बलिया की लोकसभा सीट? पूरा चुनाव सनातन पांडे जी, जिनको टनाटन पांडे भी कहा जा रहा है आजकल, वोटर चिल्ला वोट टनाटन कटाकट और नीरज शेखर। बहुत टफ फाइट है नीरज शेखर में। महंत पांडे थे वो, अब वो अभी क्या। तो मुझे लगता है कि जो नक्सल में ये है कि 100% जो है एज में, अपर हैंड में और सिस्टम में सनातन पांडे भारी पड़ रहे हैं। बराबर सीट है ये, और यहाँ पर प्लस सीट है ये। तो ये एक माहौल बन जाता है, और माहौल बनना शुरू हो गया, और अंत में मुझे लगता है कि ये चुनाव सनातन पांडे जी का के अब उसमें आ सकता है, लेकिन है ठीक टफ। नीरज शेखर भी भारी कैंडिडेट है, बड़े कैंडिडेट है, और चंद्रशेखर जी के जो है सब बातें, उनका ऑरा है, उनका एक अपना तरीका है। तो लेकिन ये ठीक टफ है, आमने सामने एकदम आमने सामने। अच्छा सर, गाजीपुर आ जाते हैं। अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी इफेक्ट कितना काम करेगा? पारसनाथ राय को यहाँ पर बीजेपी ने टिकट दिया है। तो पिछली बार मनोज सिन्हा को हराया था, देखिए बड़ी बात थी अफजाल अंसारी। हालांकि सर 2019 में सपा और बसपा दोनों का गठबंधन था, इस बार बसपा साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन है। तो अफजाल अंसारी कितना यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा उनका? प्रहलाद मिश्रा जी, मनोज सिन्हा जी, शुक्ला जी, कई राज्यपाल इस समय यही पूर्वांचल में घूम रहे हैं, काशी में गए हैं कई राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक पोस्ट है। तो इन लोगों ने अपना अपना प्रोग्राम बना लिया है, एक तो सामाजिक कार्यक्रम है बना के। और लेकिन अब इस समय सामाजिक प्रोग्राम क्या, सब तो राजनीतिक प्रोग्राम है। ये सारे जो राज्यपाल हैं, और ये सब पूर्वांचल के हैं, ये जितने उस तरफ के हैं, प्रहलाद जी, तो ये सब वहां पर घूम रहे हैं। लेकिन देखिए तब जो गठबंधन था वो भाजपा और सपा का था जी, उसमें भी बड़ा विरोधाभास था। देखो लास्ट में यही तो हुआ ना, कि उन्होंने कहा कि बहन जी ने कि मेरे लोगों को वोट नहीं दिया, अब कैडर मेरा था। उसी के बाद तो सब चीजें बिगड़ी। लेकिन ये जो गठबंधन इस समय है, इस समय इंटैक्ट गठबंधन है, कोई हाय हाय किच नहीं है। दूसरा क्या, भाजपा का वोट शिफ्ट होके आ गया संविधान के नाम पे, एक ये सबसे बड़ी बात आई ना, इसीलिए तो 1 to 1 फाइट हो गई है।
जी। जीते हारे कोई भी, लेकिन फाइट अब ये नहीं है कि उनका वोट मिला नहीं, हमारा वोट मिला नहीं, उनका वोट चला गया, निकाल अफजल अंसारी का यहाँ पर एज मिलता दिखाई दे रहा है और सीट निकाल भी सकते हैं। ठीक है सर। सर गोरखपुर से सटी हुई सीट है महाराजगंज लोकसभा सीट। पंकज चौधरी यहां से 2 बार के सांसद हैं और हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो क्या लगता है, और कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट गई है। वीरेंद्र चौधरी यहां से चुनावी मैदान में है और बीएसपी ने मौसम आलम को चुनाव में उतारा है। तो महाराजगंज की लोकसभा सीट क्या कहती है सर? पंकज चौधरी की एज है, वीरेंद्र चौधरी का वो नहीं है, और 50-50 चुनाव है, कांटे का चुनाव है, लेकिन मुझे लगता है पंकज चौधरी हैट्रिक लेने में। अच्छा। लेकिन इतना वो नहीं, मैंने कहा ना 50-50 में है। अब ये वाला चुनाव एकदम सामने सामने है, क्योंकि वहां का जो समीकरण है महाराजगंज का, वो समीकरण जनता के हाथ में आ चुका है। उसमें किसी नेता का कोई असर नहीं है इस वाले में। और कहीं तीसरा टर्न भी मुझे लगता है पंकज भाई को तो नुकसान न कर जाए। अच्छा, ठीक है सर। जनता सर तीसरे टर्न के बाद गोरखपुर बहुत कुछ समझती है ना, क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मोदी लहर नहीं है, 2 टर्म तक ये सब मोदी लहर के हिस्से में थे। 2 टर्म तक बालाकोट के हिस्से में थे, राम मंदिर के हिस्से में थे, मोदी मैजिक के हिस्से में थे। वो चीज नहीं है, तो इतनी आसानी से नहीं कि वो हैट्रिक हो ही जाएगी, इतनी बात। ठीक है, तो मुश्किल है। आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल है, कांटे की लड़ाई दिखाई दे रही है महाराजगंज में। सर सीएम सिटी आ जाते हैं, गोरखपुर। बड़ा अच्छा चुनाव गोरखपुर का देखने को मिल रहा है। काजल निशान मैदान में है। हालांकि इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई, जनसभा हुई, उसमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है। और रवि किशन, जो कि हम सब जानते हैं, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, और जावेद सिमनानी को यहाँ से बीएसपी ने टिकट दिया है। कैसे देखा जाए सर इसे? भीड़ पैमाना नहीं होती है। अब बताइए, वो गोरखपुर में उनको उस्मानी को किसको टिकट दे दिया बीएसपी ने? हाँ, जावेद उस्मानी। जावेद क्या मजाक। बीएसपी वाले बस काट दो, वोट काट दो, भले ही 100 वोट काट दो, लेकिन काट दो। तो कटना मटना नहीं है, मुस्लिम वोट तो नहीं कटना। हम तो छोड़ कर रहे हो, आपके चैनल तो कह ही रहे हैं। देखो ऐसा हुआ है, काजल निषाद का एक डायलॉग बड़ा भारी जा रहा है आजकल, इसमें वायरल है कि जब लड़की वाले देखने आते हैं तो पूछते कि क्या लड़का जो है वो घंटा बजाता है कि कुछ करता भी है, कुछ काम भी करता है, कि खाली वो कांवर लेके और घंटी बजा के जो है वो। तो भाई लड़की वाले जब जाते हैं तो लड़की को तो नहीं तो पूछते लड़का कुछ काम धाम, कुछ पेट पूजा, कुछ विरोध। ये एक होता ना अपीलिंग। वो मुझे लगता है कि काजल निषाद ने ये चुनाव लड़ लिया है, ठीक से लड़ लिया है। तो ये अभिनेता के सामने काजल चुनाव ने ये अपना, देखिए ये गठबंधन तो है ही है, तो मुझे लगता है काजल भी अभिनेत्री है और ये भी अभिनेता है। मुझे लगता है कि काजल ने अपर हैंड आके एज लेके चुनाव लड़ लिया है, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन चुनाव लड़ लिया, ठीक ठाक चुनाव लड़ लिया। अच्छा चुनाव लड़ा है, आप कह रहे फाइट अच्छी दे रही है। ठीक ठाक लड़ लिया। और वहां पर योगी, देखिए योगी फैक्टर, योगी यूपी में है, सीएम है, ठीक, सीएम है ना, और वहां पर पीएम भी गए, सीएम भी गए, डीएम भी गए, सब गए। लेकिन ये हमारा गोरखपुर में योगी है, चलिए एमपी पीएम भी आ गए, तो कोई कह सकता है, पंकज जी भी नहीं कह सकते कि हम 100% जीती गए। हाँ, ठीक बात है। कई सीटें हमने देखी हैं, कई बार देखा है हमने, तो देखा काजल निषाद ने चुनाव लड़ लिया है, ठीक से लड़ लिया है। ठीक है सर, तो देखना होगा कि गोरखपुर से क्या निकल कर आता है। कुशीनगर आ जाते हैं सर, 8वीं सीट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने विजय दुबे को चुनाव में उतारा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से अजय सिंह मैदान में है। और बीएसपी की बात करें सर, तो शुभ नारायण चौहान को मैदान में उतारा है। तो क्या इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई इफेक्ट पड़ता दिखाई देगा? मौर्य जी इतने पीछे रहेंगे बेचारे, क्योंकि कहाँ से वो होता ना डायलॉग कि इतने छेद करूंगा कहाँ से, क्या वो बेवजह उनको क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की। अब लेकिन है, होता है यहाँ पर डायरेक्ट फाइट है और बहुत जबरदस्त फाइट है, लेकिन विजय दुबे अपर हैंड है।
कुछ कुशीनगर, ठीक है सर। सर देवरिया आ जाते हैं। देवरिया देखिए, पूर्वांचल की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब देवरिया अगर हम आ गए तो देवरिया में रमापति राम त्रिपाठी का टिकट कटा है सर। भारतीय जनता पार्टी ने जो मौजूदा सांसद थे त्रिपाठी जी का टिकट काट दिया है और शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दे दिया है। कहा यह भी गया था सर देवरिया सीट को लेकर के बड़ी माथापच्ची हुई थी, बहुत दावेदार आ गए थे देवरिया में कि भाई बीजेपी से टिकट लेने के लिए। कांग्रेस के खाते में गई है सर अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि हम प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हम देखते रहते हैं अलग अलग टीवी डिबेट में वो बोलते रहते हैं। बीएसपी ने संदेश यादव पर दांव लगाया है सर। क्या कहता है सर देवरिया का गणित? माइनस करिए बीएसपी वाली, आपने सीधे सीधे अखिलेश और शशांक में है। शशांक अच्छा जी बहुत बड़ा नाम है, बड़े हम्म, परिवार के हैं, बड़ा खानदान नाम है, खानदान का जी मिलिट्री से लेकर नेतागिरी तक का। और उनके परिवार में वो भी बड़े नेता रहे हैं, जो अमर जो योगी जी के जो गुरु को भी काफी जो जो वो हुआ था विरोध, तो उसके विरोध की अगुवाई यही करते थे, इनके परिवार के लोग करते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर इतने बड़े चुनाव में ये चुनाव अखिलेश सिंह ने फंसा दिया है। चुनाव ये फंसा दिया चुनाव है। देवरिया का फंसा दिया। देवरिया में जातिवाद वाला मामला भी है कि देवरिया में चुनाव फंसा दिया अखिलेश यादव, अखिलेश सिंह ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता। हाँ, अखिलेश अब प्रताप सिंह। यहाँ पर चुनाव में जो गिनती होगी वो अंत तक गिनती चलेगी कि मतलब अब क्या हुआ तो अब क्या हुआ तो अब क्या हुआ, ये आप जान लिया। और यहाँ पर देवरिया का वो भी फैक्टर आएगा जिसमें वो जो जो बच्चों का जो गांव के छह छह हाँ वो हाँ दुबे परिवार, हाँ वो भी हाँ आएगा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ था वो सब। तो कहीं ना कहीं ये मामला बिगड़ गया, बिगड़ गया है। अब मोदी के नाम पे वो नवैया पार हो जाए तो बड़ी तो अच्छी बात है, दिखता है। लेकिन ये ठीक है सर, चुनाव अखिलेश सिंह ने फंसा दिया है। फंसा दिया है। ये मतलब अच्छा चुनाव लड़ा है अखिलेश प्रताप सिंह ने, ये आप कह रहे हैं। हालांकि वरिष्ठ नेता हैं, अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं बड़ी जोर शोर के साथ। नहीं सर नहीं, बासगा, हाँ अखिलेश सिंह मैं जानता हूँ। अखिलेश सिंह जमीन से निकल के और एमएलए भी रहे हैं, देखिए ऐसा हाँ थोड़ी है। हाँ हाँ एमएलए हाँ रहे और बाकायदा मेहनती जमीन का आदमी है, तो जमीन का आदमी को देखिए, लेकिन फंसा दिया चुनाव। फंसा दिया। सर बासगांव आ जाते हैं, 10वीं सीट है सर। बासगांव में देखिए बीजेपी ने कमलेश पासवान को टिकट दिया है। मौजूदा सांसद हैं और लगातार कई बार से वो सांसद रह चुके हैं, बनते आ रहे हैं। कांग्रेस ने सदल प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। राम समुच को उम्मीदवार बनाया बीएसपी ने। सर क्या यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर दिखाई देगा क्या? 8 लाख ओबीसी है, 3 लाख दलित। जी यहाँ पर पूरा सदल प्रसाद जी में और कमलेश भाई में पूरा चुनाव 1 to 1 कांटे पे है। मैं इसमें कोई ये नहीं बता सकता कि कौन पेपर है, कौन एज है, कुछ नहीं। लेकिन ये चुनाव में जो दोनों ने लड़ा है, दोनों तो लड़े। एक तो एमपी है, लेकिन दूसरे ने भी अपने आप को एमपी मान के ही चुनाव लड़ा है। अच्छा तो हाँ, तो अब ये चुनाव तो हम इसको कांटे में 50-50 पे देंगे, इसमें ना कोई इक्यावन है ना कोई 50। ठीक है सर, सदल प्रसाद 50% लग रहा है कि आप जीत सकते हैं। सर सलेमपुर आ जाते हैं, 11वीं लोकसभा सीट है जहां पर रविंद्र कुशवाहा पर दांव चला है भारतीय जनता पार्टी ने, और 10 साल से वो सांसद हैं। तीसरी बार भी उनको मैदान में उतारा गया है। रमाशंकर राजभर को मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने। क्या कहेंगे सर? राजभर, भीम राजभर पर दांव खेला है बीएसपी ने। भीम राजभर को पहले कहीं और से उतारा जा रहा था, फिर उन्होंने सलेमपुर कर दिया ये सीट उनकी। तो इसको कैसे देखा जाए सर? मुझे लगता है भीम राजभर काफी सेकंड रहे थे पिछली बार शायद। जी, ऐसा बड़े कुछ। नेता है, बड़े हाँ, नेता बड़े है नेता है, वो, बड़ा बड़ा अच्छी नाम है, पकड़ है बड़े उनकी नेता है। क्षेत्र में। लेकिन फिर वही बात आ गई, अगर बीएसपी का इस समय चल रहा होता तो भीम राजभर सामने होते चुनाव में, इनके जो कैंडिडेट हैं कौन से, रविंद्र कुशवाहा के सामने। लेकिन अब माहौल में जो वो आया है, जो घटतौली आई है, उसके सामने रमाशंकर राजभर आ गए सीधे। लेकिन ये हम एज देंगे कुशवाहा को, रविंद्र कुशवाहा। अच्छा, कुशवाहा, ठीक है सर। चंदौली आ जाते हैं सर। चंदौली की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है यहाँ पर, कैसा मुकाबला चल रहा है? महेंद्र नाथ पांडे पर भरोसा एक बार फिर से जताया गया है बीजेपी की ओर से। समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। सत्येंद्र मौर्य को बीएसपी ने उतारा है। महेंद्र नाथ पांडे क्या इस बार सीट निकाल पाएंगे? वीरेंद्र सिंह पुराने नेता हैं, मेहनती नेता हैं, शायद लोकतांत्रिक कांग्रेस में भी कुछ रहे थे, एमएलए क्या उस टाइप से। लेकिन महेंद्र नाथ पांडे, चंदौली का मामला, और चंदौली में काफी उलटफेर भी हुआ, काफी राजनीतिक उलटफेर भी हुआ है चंदौली में।
और चंदौली में बहुत नेताओं ने, जो बीजेपी के नेताओं लोगों ने बड़ी मेहनत भी करी। हाँ। और राजनाथ जी की वो गृह क्षेत्र मानते ही हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो चुनाव लड़ा है और जो स्थितियां आई हैं सामने अभी तक, उसमें पूरी पूरी स्थिति जो है, और यादव दलित बहुल है ये जी, लेकिन जो मामला है तो इसमें ये जो है वो महेंद्र सिंह की पांडे जी की एज मिलता दिखाई दे रहा है महेंद्र सिंह पांडे को। ठीक है सर। सर एक आखिरी सीट रॉबर्ट्सगंज की अगर हम बात करें तो कौन जीतेगा रॉबर्ट्सगंज से? क्या लग रहा है आपको? यहाँ का जातीय समीकरण भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। अपना दल एस ने रिंकी कोल को मैदान में उतार दिया है और समाजवादी पार्टी ने छोटेलाल खरवार को उम्मीदवार बनाया है। धनेश्वर गौतम पर दांव चला है बीएसपी ने, हालांकि उनका टिकट कट गया है। जो मौजूदा सांसद थे रिंकी कोल को उनकी जगह उतार दिया गया है। हाँ, उनका काट के रिंकी कोल को दिया है। और ये एसटी सीट है, सुरक्षित सीट है जी। और यहाँ पे आदिवासी मिर्जा सब पुराना उसका क्षेत्र है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मामला अब की बिगड़ा, टिकट न कटता, अब टिकट क्यों काटा? अब अपना दल का अपना मैटर है। तो टिकट कटने से जो मामला है वो इनके पक्ष में आ गया है। जो आपके जो छोटेलाल खरवार है, इनके पक्ष में, एज इनके पक्ष में आ गई है। लेकिन चुनाव बराबर होगा, चुनाव दोनों में, क्योंकि हाँ यहाँ पर अपना दल का अपना अस्तित्व है, अपना वो है। लेकिन चुनाव बराबर हो रहा है, चुनाव बराबर हो रहा है। तो कुल मिला के सर ये पूर्वांचल का चुनाव अब यहाँ पर अब हटा देते हैं। टोटल अगर हम ओवरऑल अब हम बात करें तो क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में उतनी दमदारी से चुनाव लड़ा क्या, या फिर हम ये बात कहें कि उन्होंने थोड़ा और जल्दी कर दी होती, थोड़ा और पहले उन्होंने इतना जोर शोर लगाया होता और पहले से इतनी मेहनत की होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती? नहीं लग रहा आपको? अनुज एक कहावत है, घर के न मरे होते तो फौज खड़ी होती। आपने कहा अगर होता, तो अगर ये होता, तो कहावत है घर के न मरे होते तो फौज खड़ी होती। चाची के मूछे मोती तो चाचा काहे कहलाते, ये कहावत है। अगर ये होता तो अगर फिर वो राजनाथ जी उस समय प्रचार प्रमुख बनाते ही नहीं मोदी को, तो मोदी पीएम ही नहीं बनते अगर होता। तो अगर तो फिर अगर में बहुत है। लेकिन जितने भी वक्त में इनको मिला, और हुआ क्या है, कभी कभी नेचर भी आपकी मदद करता है। अगर ये संविधान वाला मैटर ना आया होता तो ये लोग एक कहीं किसी पे एज नहीं, लड़ाई में थे ही नहीं। संविधान का जब मैटर आया और इन लोगों ने संविधान को पकड़ लिया, खड़गे दलित नेता के रूप में देश में एज ए पीएम उभर के आ गए। ठीक, आ गए। तो अब वो तो यही रहा था कि मायावती प्लस बीजेपी चली गई थी एकदम सीधे सीधे। उसके बाद जो वोटर खिसका, और जैसे सीधे वोटर एकदम से खड़ा हुआ है मुसलमान और ये दलित आके, बासपा वाला, दलित क्या बासपा वाला, तो उसके बाद क्या संविधान ने बिल्कुल माहौल को ही बदल दिया है। और देखिए बेरोजगारी और ये इस देश का भगवानी मालिक, इसमें बेरोजगारी और भुखमरी का कोई मतलब नहीं है। 5 किलो राशन पे अगर लोग अपना, क्या सब बोले इस समय यार हूँ क्या बोलूं, देखिए अपना मुस्तकबिल नहीं देख रहे हैं। इतने नहीं, काटना अजगर करना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मालूका कह गए सबके रहता राम। 5 किलो इसी में खुश है, बस 5 किलो मिल गया और कुछ है ही नहीं जिंदगी में। लेकिन है क्या, ये जो माहौल एकदम से परसेप्शन बदला कि ये हो जाएगा, और ये बातें सिद्ध भी हो गई। भले ही उसके बाद सबने कहा, वो नड्डा ने भी कहा, मोहन भागवत ने भी कहा, पीएम ने भी कहा, डीएम ने भी कहा, एचएम ने भी कहा, लेकिन वो बात बैठ गई उसमें जाके जो संविधान के पक्ष में थे, अम्बेडकर के पक्ष में थे। और संविधान के पक्ष में खाली दलित ही नहीं है, मैं भी हूँ अम्बेडकर। वो तो बना, तो संविधान को लोग रामायण भी मानते हैं, संविधान को लोग भगवान भी मानते हैं। तो वो चीज ऐसी चिपकती चली गई दूसरे चुनाव के बाद, जब से अरुण गोविल ने भी कह दिया, लल्लू ने भी कह दिया, वो बिदुड़ी ने भी कह दिया, और दिल्ली को वहां के कौन से नेता थे उन्होंने कह दिया, कई नेताओं ने बड़े बड़े, अरे हाँ पीएम के सलाहकार ने भी कह दिया कि हो जाएगा। कौन है उनका नाम है, वो क्या करके है। तो ये बातें जो बिगड़ती, तो वहीं से माहौल जब बदलना शुरू हुआ तो होता ना कि फिर चलो 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 चलो, फिर वो सब चलते चलते चलो चलो हो गया। तो उसमें राम मंदिर, वो बालाकोट, महदीप मौजी, खरहर, ये थोड़ा सा फिर दबता चला गया। और चरण जब बढ़ते चले गए वो चीजें दबती चली गई। अब दबती चली गई तो आखिरी चरण में, वरना इतना पीएम नहीं होते नाराज की घर खोल लूंगा और वो भैंस और पंगाल, और अरे बताओ मुजरा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अटैक करी हैं, बिल्कुल यहाँ पर लगी हैं।
तो उसका ही रिजल्ट है ये। सर यूपी में 80 में से कितनी सीटें दे रहे हैं आप एनडीए को और इंडिया को? मैं अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको मैंने एक एक चरण का दे दिया है, मैं बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने एक एक चरण का दे दिया, खुल के दे जी। दिया है। अब ये लेकिन तो आप ही लेकिन बीजेपी की सीटें कम हो रही है, ये तो अंदाजा है आपको, या फिर नहीं बेशक उतनी बरकरार बेशक रहेंगी? बेशक बेशक बेशक, ये तो अब कोई मतलब ही नहीं। तो बहुत, वो तो हमने एक एक सीट का आकलन दे दिया है। अब जी ये जी आप जी। खुद गलती करके निकालिए कि किसमें क्या हो, किसमें क्या है। एक एक बिल्कुल सीट का नहीं, आकलन दे दिया है। नहीं तो आगे भी बाकी हम लोग बैठेंगे। हाँ। बाकी बाकी वो 80 में 80 आएंगी और 62 से 75 हो जाएंगी। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई खेल नहीं। हाँ, कुल मिलाकर ये विपक्ष ने चुनाव इस बार अच्छा लड़ा है, आप ये कह रहे हैं कि ठीक लड़ा है? चढ़ के लड़ा है, 1-to-1 लड़ा है। और जब जनता ने अपने हाथ में ले लिया विपक्ष का चुनाव, तो फिर जनता वर्सेज मोदी हो गया है। बीजेपी में नहीं हुआ है, मोदी वाली बीजेपी में हो गया। इधर ये चुनाव इन दोनों में हो गया, चुनाव ये हुआ है। बहुत शुक्रिया सुशील सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लोग वेट करते हैं शाम को वोटिंग के बाद कि कब सुशील सर आएंगे, उनकी हम अब ये विश्लेषण सुनेंगे हर सीट का, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।